विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अपने पिछले लेक्चर में वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 8 जिसके अंदर चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर के बारे में चर्चा किया था और अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें ये प्रश्न नंबर 9 है। इसमें आप देख रहे हैं कि एज कंपनी लिमिटेड की नीचे की जानकारी के आधार पर दायित्व इक्विटी गुणोत्तर यहाँ देखने आ रहा है। दायित्व इक्विटी गुणोत्तर की गणना कीजिए और आपको यहाँ पर जानकारियाँ जो दिया हुआ है, दीर्घकाल के दायित्व दिया है, दीर्घकाल के प्रावधान दिया है, लाभांश खाता का उधार शेष दिया है, देनी हुंडी दिया हुआ है, फिर इक्विटी और अधिमान अंश यानी प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है और लेनदार है और खर्च चुकाना बाकी। इतनी माहिती आपको दिया है और इस पर से आपको निकालना है दायित्व इक्विटी गुणोत्तर। सबसे पहले इसके हम सूत्र देखेंगे। इसके फॉर्मूले के अंदर आप सूत्र देखेंगे इसका, तो इसका सूत्र होता है यहाँ पर, तो इसका सूत्र है इक्विटी दायित्व गुणोत्तर बराबर, इसमें देखेंगे बराबर दायित्व, और दायित्व में कौन सा, बिन चालू दायित्व, और बटे में इक्विटी शेयर या इक्विटी पूंजी। तो इक्विटी यानी क्या हुआ, शेयर धारकों के फंड। तो शेयर धारकों के फंड जो होगा वो आपको इसमें लिखना है और चालू दायित्व में लेना है बिन चालू। तो इसकी गणना करेंगे तो आपके प्रश्न में देखो दिया हुआ है बिन चालू दायित्व, उसमें दीर्घकालीन दायित्व है और दीर्घकालीन प्रावधान है, दोनों जोड़ देंगे तो बिन चालू दायित्व आ जाएगा। तो बिन चालू दायित्व कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपया हो जाएगा। ये हमने गणना किया। और उसी तरह से दूसरी गणना आपसे हम बताएंगे, तो वो गणना आप इसमें करेंगे। ये देखिए यहाँ पर शेयर धारकों के फंड, इसकी गणना कैसे करेंगे आप, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस या अधिमान शेयर पूंजी दोनों जोड़ दीजिए। ये हुआ 10 लाख इसके अंदर, और 10 लाख के बाद यहाँ पर उसमें लाभांश खाते का उधार बाकी दिया हुआ है, उसको माइनस कर देंगे। जमा प्लस होता है, उधार माइनस होता है। 50,000 उसको माइनस कर देंगे तो 9,50,000 हुआ। तो हमें दो माहिती इसमें मिलनी थी। एक तो बिन चालू दायित्व चाहिए था 12 लाख, देखो सूत्र में बिन चालू दायित्व हमने लिखा 12 लाख, और उसके बाद शेयर धारकों के फंड निकालना था, तो हमने दोनों शेयरों को जोड़ करके उसमें से लाभांश माइनस कर दिया, तो 9,50,000 रुपया ये जो है इक्विटी शेयर धारकों के फंड आ गया। तो इस तरह से ये गणना हुआ। 12 लाख बटे में कितना हुआ, ये रकम हुई 50 लाख। तो 9,50,000 रुपया इसके अंदर ये गणना हुई। अब इसको हम हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1.26। इसको हल करेंगे तो 1.26 बराबर, कैलकुलेटर से आप भाग देंगे 12 लाख में 950 का, तो 1.26 आया। और इसमें भी आप जैसे चालू गुणोत्तर है या प्रवाही गुणोत्तर है, वैसे इसमें भी जो उत्तर आए उसमें अनुपात 1 कर दें ये, तो आपका ये आंसर बन गया 1.26 अनुपात में 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर। उसके बाद सवाल नंबर 10 देखें कि यहाँ इसके अंदर, तो 10वें प्रश्न में भी आपको थोड़ा इसी तरह से पूछा हुआ है कि एम लिमिटेड कि नीचे दी गई जानकारी पर से दायित्व इक्विटी गुणोत्तर ज्ञात करिए। यहाँ आपको चालू दायित्व दिया हुआ है, दीर्घकालीन का प्रावधान दिया हुआ है, दीर्घकालीन का दायित्व दिया हुआ है और कुल संपत्तियाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको इसमें 4 माहिती है। दीर्घकालीन दायित्व, दीर्घकालीन प्रावधान जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बिन चालू दायित्व बन जाएगा, और चालू दायित्व दिया है और कुल संपत्तियाँ दिया है। तो अब देखते हैं इसमें गणना क्या क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो हम सूत्र इसका लिखेंगे। तो इसका सूत्र देखिए हमने क्या लिखा, दायित्व इक्विटी गुणोत्तर बराबर दायित्व में बिन चालू दायित्व बटे में इक्विटी यानी शेयर धारकों के भंडोल या फंड। तो उसके आधार पर हम चालू निकालेंगे बिन चालू दायित्व। उसमें आता है दीर्घकालीन दायित्व और दीर्घकालीन प्रावधान, दोनों को प्लस कर देंगे तो यह 14 लाख रुपये आया। फिर इक्विटी धारकों के फंड के लिए हम कुल संपत्तियों में से कुल दायित्व माइनस करेंगे। तो कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व बराबर इक्विटी या शेयर धारकों के भंडोल होता है। कुल संपत्तियां आपको दी हैं 30 लाख। 30 लाख में से माइनस करेंगे बिन चालू दायित्व दिया हुआ है जो हमने अभी निकाला है, ये देखो 14 लाख। बिन चालू दायित्व 14 है और चालू दायित्व किताब में आपको दिया हुआ है 4,50,000। दोनों मिला के कुल दायित्व हो गया और कुल दायित्व हुआ 18,50,000। तो कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व, कुल संपत्तियां 30 लाख, कुल दायित्व हुआ 18,50,000 और 11,50,000 जो बचा इसको हम इक्विटी कहेंगे या शेयर धारकों के भंडोल कहेंगे। और अब इसी की कीमत हम ले जाकर यहाँ पर इसमें दर्शाएंगे।
तो ये कीमत यहाँ पर रख करके और इसमें सूत्र में रखेंगे। तो इसका देखिए यहाँ पर सूत्र के अनुसार दायित्व बिन चालू और उसके बाद बटे में है संपत्तियाँ, और वो कैसी है इक्विटी, यानी कि जो है शुद्ध संपत्ति भी कहते हैं इसको। तो इक्विटी, तो ये 14 लाख हुआ, ये 11,50,000 है, और इसको हम भाग देंगे इसके अंदर, तो ये बचेगा आपका 1.22 क्या आया, और इसमें रेशियो 1 कर दें, 1 अनुपात लगा दें, तो 1.22:1, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो जो गणना है छोटी उसकी गणना साथ में करते जाने का होता है। और अब उसके बाद प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न नंबर 11 में यहाँ आपको दिया गया, देखिए, एन कंपनी लिमिटेड की नीचे की जानकारी पर से दायित्व इक्विटी गुणोत्तर ज्ञात करिए। यानी ये भी वही सूत्र है, इसमें भी लगेगा। अब यहाँ माहिती क्या दिया है आपको, यहाँ आपको लेनदार दिया है, देनी हुंडी दिया है, अदत्त खर्च, तो ये तो चालू दायित्व में आते हैं। फिर गैर चालू संपत्तियाँ दिया है, चालू संपत्तियाँ दिया हैं, तो गैर चालू और चालू जोड़ेंगे तो कुल संपत्तियाँ मिल जाएगा। और कुल दायित्व दिया है, तो कुल दायित्व में चालू दायित्व निकालेंगे, चालू दायित्व तो क्या मिल जाएगा, बिन चालू दायित्व आ जाएगा। यानी आपको घुमा फिरा सब रकम दे दिया है। और उसके बाद कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व करेंगे तो इक्विटी आ जाएगा, बराबर। तो ऐसी गणना से हमने सवाल करेंगे इसको। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने इसमें यहाँ देखा है सूत्र में, देखिए यहाँ पर 11 में, तो दायित्व इक्विटी गुणोत्तर बराबर दायित्व बिन चालू और बटे में इक्विटी, यानी कि शेयर धारकों के फंड या फंड होल्ड। तो कुल दायित्व जैसे आपको बताया इसके अंदर, तो उसमें कुल दायित्व जोड़ेंगे, तो कुल दायित्व दिया इसके अंदर 10 लाख, और चालू दायित्व में आपको इसमें दिया हुआ है 3 विगत है, लेनदार, देनी हुंडी, अदत्त खर्च, तीनों को जोड़ देंगे तो आता है 4 लाख। तो 10 लाख कुल दायित्व में से 4 लाख घटाएंगे तो आया 6 लाख। तो 6 लाख क्या हो गया, बिन चालू दायित्व हो गया। दूसरा हमको निकालना है इक्विटी। इक्विटी का सूत्र क्या होता है, कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व। तो कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व में कुल संपत्तियां आपको दिया है 22 लाख, और कुल दायित्व यानी क्या दिया है आपको, तो कुल दायित्व आपको यहाँ पे देखिए दिया है, कुल दायित्व 10 लाख दिया हुआ है, तो 10 लाख, तो 22 लाख माइनस 10 लाख बराबर आया 12 लाख। तो अब आपके पास दो जो है रकम आ गई, एक तो आ गया आपको बिन चालू दायित्व आ गया, और दूसरा इक्विटी आ गया। तो सूत्र में कीमत रख दो, बिन चालू दायित्व बटे में इक्विटी, और फिर इसको अपने हल करेंगे। तो हल करने के बाद आपको आएगा इसमें पॉइंट है, पॉइंट या 0.5 इसका आंसर आएगा, और इसमें अनुपात 1 लगा दीजिए, तो आपका आंसर बन गया 0.5:1। तो इसका आंसर 11वें प्रश्न का आपको इस तरह से बन जाएगा। फिर इसी तरह से अब अगला प्रश्न हल करेंगे, और अगले प्रश्न में सवाल नंबर आपका है इसमें 12वें प्रश्न में आपको इसमें यहाँ पूछा है कि आर कंपनी लिमिटेड की नीचे की जानकारी पर से कुल संपत्तियां दायित्व का गुणोत्तर ज्ञात करिए। कुल संपत्तियां दायित्व का गुणोत्तर ज्ञात करिए। आपको दिया है अधिमान अंश यानी प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, अनामत और आधिक्य, और उसके बाद यहाँ दिया है गैर चालू दायित्व, चालू दायित्व। तो अगर गैर चालू और चालू दायित्व जोड़ोगे तो आपको कुल दायित्व मिल जाता है, ठीक है ना। इसी माती आपको जाना, फिर अनामत, आधिक्य, ये सब इक्विटी दोनों जोड़ेंगे तो इक्विटी आएगा। तो अगर आपको इक्विटी निकालना हो तो इसको भी इससे भी निकाल सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या, कुल संपत्तियाँ। तो आपको पता है कि कुल संपत्ति और कुल दायित्व का टोटल कैसा होता है, बराबर होता है। तो उसके आधार पर दो गणना हमने यहाँ किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर कुल संपत्तियाँ, तो कुल संपत्तियाँ यहाँ पर कितनी बताएंगे, कुल संपत्तियाँ माइनस कुल संपत्तियां दायित्व गुणोत्तर बराबर कुल संपत्तियां बटे में दायित्व, और दायित्व में कौन सा लेना है, दीर्घकालीन लेना है। तो देखिए यहाँ पर इक्विटी दायित्व बराबर क्या होता है, कुल संपत्तियां, और कुल संपत्तियां यहाँ पर कितनी दी गई इसके अंदर, तो इक्विटी दायित्व आपको दिया है 26 लाख यहाँ पर दिया है। तो 26 लाख कैसे दिया है, तो ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए 10 जो है अधिमान अंश है 6 लाख, और इक्विटी है 10 लाख, और अनामत है 2 लाख। तो इनको जोड़ेंगे तो 10, 6, 16, 2, 18 लाख हुआ, और 18 लाख ये हुआ, और उसके बाद गैर चालू दायित्व है 4 लाख, और चालू दायित्व है 8 लाख ये हुआ। तो 18 और 8 कितना हुआ, 26 लाख। तो यानी ये कुल दायित्व दिया गया आपको, तो दायित्व का कुल टोटल 26 लाख हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दायित्व का टोटल 26 लाख हुआ, तो फिर
इक्विटी दायित्व बराबर कुल संपत्तियां होता है। इक्विटी दायित्व कितना आ रहा है, 26 लाख आ रहा है, तो संपत्तियां भी कितनी होंगी, 26 लाख होगी, दोनों इक्वल ही रहता है। और बिन चालू दायित्व उसमें 4 लाख दिया हुआ है, तो आपको दो ही माहिती चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ सूत्र में कीमत तो कुल संपत्ति यानी 26 लाख हो गया, और बटे में बिन चालू दायित्व, और बिन चालू दायित्व यहाँ कितना दिया है इसके अंदर, तो ये रकम आपको दिया है बिन चालू दायित्व का 4 लाख, क्योंकि दोनों मिला के दिया है इसके अंदर। तो इस तरह से आपका ये रकम मिल गई इसके अंदर। अब इसको भाग दे देंगे इसके अंदर, तो इस रकम को भाग देने पर आएगा 26 लाख बटे में ये 26 लाख और बटे में कितना 4 लाख। इसको डिवाइड करेंगे इसको तो 6.5 6.5 रेशियो 1, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से कुल रकम इसमें निकल जाएगी। अब उसके बाद 13वें प्रश्न में नया चीज आता है कि टी कंपनी लिमिटेड की नीचे की जानकारी पर से मालिकी गुणोत्तर ज्ञात करो। तो मालिकी गुणोत्तर ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या दिया देख लेते हैं। पहले इक्विटी अंश दिया है, अधिमान यानी प्रेफरेंस शेयर दिया है, अनामताधिक्य दिया है, गैर चालू दायित्व, गैर चालू संपत्तियां, इतनी माहिती है। अब इनमें अपने सूत्र देखेंगे। पहले इसका सूत्र इस तरह से है, मालिकी गुणोत्तर बराबर मालिकी फंड बटे में कुल संपत्तियां, ये इसका सूत्र होता है। तो अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या माहिती दिया है। पहले तो इसमें आपको कुल संपत्तियां यहाँ मिल जाएगी। देखिए, गैर चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियां दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगी, कुल संपत्ति मिल जाएगी। और फिर क्या चाहिए आपको, मालिकी फंड चाहिए। तो मालिकी फंड दो तरह से निकाल सकते हैं, चाहे कुल संपत्ति और कुल दायित्व पर से निकाल लीजिए, और चाहे मालिकी फंड निकालिए यहाँ से इक्विटी शेयर पूंजी प्लस प्रेफरेंस शेयर पूंजी प्लस अनामत, तीनों जोड़ दीजिए तो आपको मालिकी फंड मिल जाएगा। बराबर, तो अपने इस पर से निकालेंगे। देखिए, हमने यहाँ गणना किया इसके अंदर, मालिकी फंड बराबर इक्विटी शेयर पूंजी, प्रेफरेंस यानी अधिमानंश पूंजी और अनामत और वृद्धि, तीनों को जोड़ देंगे तो यह आया 24 लाख रुपया। तो 24 लाख रुपया हुआ मालिकी फंड। और कुल संपत्तियां बराबर बिन चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियां, दोनों को जोड़ देंगे तो आया 36 लाख। और उसके बाद हम इस पर से सूत्र में कीमत रख देंगे, तो यहाँ पर 24 लाख बटे में 36 लाख बराबर आएगा 0.67, 0.67 रेशियो कितना लगा देंगे, 1। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से मालिकी गुणोत्तर का आपका ये सूत्र हो गया। उसके बाद आपको अगले सवाल में निकालना है ब्याज आवरण गुणोत्तर। तो ब्याज आवरण गुणोत्तर का सूत्र होता है ब्याज और कर पहले का लाभ बटे में दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज। सारे सूत्र आपको याद होना चाहिए, ब्याज और कर पहले का लाभ बटे में दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज। तो इसमें आपको माहिती क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर आपको ब्याज आवरण गुणोत्तर के अंदर एक तो आयकर बाद का लाभ दिया है आपको, फिर चुकाया आयकर दिया हुआ है, फिर डिवेंचर ये दीर्घकालीन अपना दायित्व है उसका ब्याज है, तो 10% का है तो 20 लाख, और 12% की लोन है, ये भी दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन दायित्व है। बराबर, तो दो दीर्घकालीन दायित्व, दोनों, एक का 10% का ब्याज, एक का 12% ब्याज है, ठीक है। और आयकर के बाद का लाभ है, और आयकर चुकाया 2,50,000, इतनी माहिती दिया है। तो इस पर से गणना कर लेंगे अपने। तो देखिए, सबसे पहले तो दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज निकालेंगे। तो 10% के डिवेंचर हैं 20 लाख, तो कितना इसका ब्याज हुआ, 2 लाख। 12% की लोन है 10 लाख, तो उसका ब्याज कितना हुआ, 1,20,000। इस तरह से दीर्घकालीन दायित्व का कुल ब्याज हुआ 3,20,000। ये गणना हो जाएगी। और दूसरी गणना, ब्याज और कर पहले का लाभ निकाल लेंगे। तो ब्याज और कर पहले का लाभ बराबर, आपको कर बाद का लाभ दिया है सवाल में, तो कर बाद का लाभ, उसमें कर जोड़ दो और उसमें ब्याज जोड़ दो। तो जब तीनों जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज और कर पहले का लाभ मिल जाएगा। तो ब्याज और कर बाद का लाभ आपको दिया है इसमें 7,50,000, फिर उसके अंदर जोड़ेंगे कर 2,50,000 दिया हुआ है, और दीर्घकालीन लोन का ब्याज ये 3,20,000 दिया हुआ है। तो तीनों जोड़ देंगे तो ब्याज और कर पहले का लाभ हुआ 13,20,000। तो 13,20,000 रुपया होगा ब्याज और कर पहले का लाभ, और दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज हुआ कितना, 3,20,000। तो इस तरह से आपको दोनों रकम मिल गई। और अब इसमें आपने सूत्र में कीमत रख देंगे, तो 13,20,000 और बटे में 3,20,000 बराबर आएगा 4.13, 4.13 बराबर। और ये जो परिवर्तन होगा इसमें, इसको अपने बार शब्द से यूज करेंगे, ठीक है। तो ब्याज
आवरण का गुणोत्तर कितना हुआ, 4.13 बार, ऐसा आप इसको कह सकते हैं, बराबर। ये आपका आंसर हुआ इसके अंदर। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में आपको पूछा है स्टोक गुणोत्तर। तो स्टोक गुणोत्तर के लिए अपने सूत्र बनाएंगे। तो उसका सूत्र होता है स्टोक गुणोत्तर का, बेचे माल की लागत बटे में औसत स्टॉक। तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो बेचे माल की लागत चाहिए और दूसरा औसत स्टॉक चाहिए। और प्रश्न में हमको माहिती यहाँ देखो क्या क्या दिया है, स्टॉक गुणोत्तर या स्टॉक टर्नओवर या स्टॉक चलन दर कहते हैं इसको। तो उसके लिए आपको जानकारी दिया है, एक तो बिक्री दिया है, अंतिम स्टॉक दिया है, सकल लाभ का दर दिया है। तो सकल लाभ का दर दिया है, तो बिक्री माइनस सकल लाभ का दर अगर आप करें तो आपको बेचे माल की लागत आ जाएगा। तो बिक्री कितनी है, 30 लाख, सकल लाभ का दर 30%, 30 लाख का 30% करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 लाख आएगा। तो 30 लाख में 9,000 घटा दो तो बेचे माल की लागत हो गई, ठीक। अंतिम स्टॉक दिया है, प्रारंभिक स्टॉक दिया है, खरीदी दिया है। अब औसत स्टॉक के लिए क्या सूत्र बनेगा, प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे 2। तो इस तरह से आप इसकी गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बेचे माल की लागत के लिए सबसे पहले बिक्री माइनस सकल लाभ, सकल लाभ कितना परसेंट है, 30। 30 लाख बिक्री हुई माइनस इसका 30% हुआ 9 लाख। तो 9 लाख घटाएंगे तो कितना हुआ, 21 लाख। 21 लाख आ गया आपका बेचे माल की लागत, यहाँ रख दिया इसको। फिर उसके बाद औसत स्टॉक का सूत्र है प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे 2। किताब में प्रारंभिक स्टॉक सवाल में दिया है 350 और अंतिम स्टॉक दिया 250 बटे में 2, और 3 2 5 1 6 लाख बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख आएगा। तो 3 लाख ये देखिए औसत स्टॉक आ गया। और उसके बाद अब इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो उत्तर आएगा 3 7 21 यानी कि 7 बार। इसका परिवर्तन कितनी बार होगा, स्टॉक का 7 बार परिवर्तन होगा, स्टॉक टर्नओवर। तो इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 16 में फिर वही पूछा गया है आपसे कि वाई कंपनी लिमिटेड की नीचे की जानकारी पर से स्टॉक चलन दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या किए, यह आपको प्रारंभिक स्टॉक है, बिक्री है, खरीदी खर्च है, अंतिम स्टॉक है, खरीदी है, और उसके बाद है मजदूरी। तो यहाँ सूत्र बदलेगा। यहाँ पर आपने बेचे माल की लागत कैसे निकाला था, बिक्री माइनस सकल लाभ। यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो चीज़ नहीं दिया है, तो आप करेंगे बेचे माल की लागत बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी खर्च प्लस मजदूरी माइनस अंतिम स्टॉक। ऐसा करेंगे तो आपको बेचे माल की लागत आएगा। और औसत स्टॉक कैसे निकाल लेंगे, तो प्रारंभिक स्टॉक ये रहा और प्लस अंतिम स्टॉक बटे में 2 कर देंगे तो आपको औसत स्टॉक मिल जाएगा। तो अब इसके आधार पर यहाँ करना, देखिए बेचे माल की लागत बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी खर्च प्लस मजदूरी माइनस अंतिम स्टॉक, और इस तरह गणना करेंगे तो कितनी रकम आएगी, यहाँ पर 26 लाख रुपए आई। तो बेचे माल की लागत कितनी हो गई, 26 लाख हो गई। फिर औसत स्टॉक प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक बटे में 2 कर दिया, तो ये गणना आई कितनी, ये आया 1,75,000 आया। तो ये जो गणना हुई इसको यहाँ लिख दिए, और फिर इसके अंदर इसको जो है गणना करेंगे तो 1,75,000 का इसमें भाग देंगे तो होगा 14.86, 14.86 बराबर। यहाँ भी परिवर्तन इतनी बार होगा, तो इसका परिवर्तन का जो है कितनी बार हुआ उसको हमने दर्शा दिया। अब आता है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में आपको पूछा है कार्यशील पूंजी परिवर्तन दर या कार्यशील पूंजी का जो है टर्नओवर पूछा गया है आपसे, चलन दर भी कहते हैं इसको। तो इसको कार्यशील पूंजी परिवर्तन दर या कार्यशील पूंजी चलन दर भी कहा जाता है। तो 2 तरह से पूछा है, एक पूछा है बिक्री आधारित और एक पूछा है बेचे माल की लागत के आधारित। अगर आपको बिक्री आधारित निकालना हो तो सूत्र होगा बिक्री बटे में कार्यशील पूंजी। अगर आपको पूछा हो कि बेचे माल की लागत आधारित क्या होगा, तो बेचे माल की लागत बटे कार्यशील पूंजी। यानी क्या चेंज हो जाएगा, जिस आधार से पूछा हो उसी को आपको लिखना है। बिक्री हो तो बिक्री, बेचे माल की लागत हो तो बेचे माल की लागत, और बटे में कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का सूत्र होता है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, इसका सूत्र होता है। तो इस तरह से इसकी गणना करेंगे हम इसके अंदर। तो आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ समझ लेते हैं सवाल में, प्रश्न में। तो यहाँ आपको कार्यशील पूंजी का चलन दर टर्नओवर ज्ञात करना है। आपको दिया है बिक्री लागत जो कि आपको काम आएगा। तो बिक्री लागत दिया है, गैर चालू संपत्ति दिया है, गैर चालू दायित्व दिया है, सकल लाभ दिया हुआ है, चालू संपत्तियाँ चालू दायित्व। तो अपने जो निकालेंगे इसके अंदर कार्यशील पूंजी, तो चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, तो यहाँ आपको दे दिया है। और एक में आपको चाहिए बिक्री लागत,
तो बिक्री लागत बटे में बेचे माल की लागत बटे में कार्यशील पूंजी, और दूसरे में चाहिए आपको बिक्री, तो बिक्री कैसे निकलेगी, तो बिक्री लागत प्लस सकल लाभ दोनों जोड़ दो तो बिक्री आ जाएगी। तो अब देखो इसके आधार पर यहाँ पर हमने सबसे पहले बिक्री कैसे निकाला, बेचे माल की लागत प्लस सकल लाभ, ठीक है। तो बेचे माल की लागत 3,20,000 और सकल लाभ है 80,000, दोनों जोड़ दिया तो आया कितना, यहाँ पर रकम आई इसके अंदर 40 लाख। ये एक मिनट, यहाँ पर रकम जो है 32 लाख इसके अंदर है। तो ये रकम हुई 32 लाख है, 32 लाख और ये है 8 लाख, तो 32 लाख प्लस 8 लाख बराबर हुआ 40 लाख। तो 40 लाख जो हुआ वो बिक्री हो गई, ठीक है। और बेचे माल की लागत हुई 32 लाख। और उसके बाद कार्यशील पूंजी कैसे निकालेंगे, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो चालू संपत्ति इसमें दिया है 5 लाख और चालू दायित्व दिया है 3 लाख, तो कितना हुआ 2 लाख, तो 2 लाख कार्यशील पूंजी आई। तो दोनों से गणना कर लेंगे। अब पहले सूत्र में बिक्री बटे में कार्यशील पूंजी, बिक्री है 40 लाख और बटे में कार्यशील पूंजी, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको भाग देकर निकालेंगे इसके अंदर, तो 40 लाख बटे में 2 लाख यानी कितने आएगा इसका 20 बार आएगा, 20 बार। और यहाँ बेचे माल की लागत लेंगे तो 32 लाख है बेचे माल की लागत, तो 32 लाख बटे में कार्यशील पूंजी आई 2 लाख, और उसको जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 बार। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से कार्यशील पूंजी का परिवर्तन दर बोलेंगे या तो कार्यशील पूंजी का जो है चलन दर, तो आपको पूछा जाता है ऐसा बताना है। फिर उसके बाद आता है अगला देनदार। अब देनदार में भी आपको पूछा है टर्नओवर, देनदार टर्नओवर है, देनदार चलन दर, दोनों की बात है। तो सूत्र होगा देनदार टर्नओवर बराबर उधार बिक्री बटे में औसत व्यापारी लेना। तो उधार बिक्री चाहिए इसमें और औसत व्यापारी लेना चाहिए, दो चीज़ इसमें माहिती अपने पास चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया कि देनदारों का टर्नओवर या चलन दर ज्ञात कीजिए और वसूली की मुद्दत भी ज्ञात कीजिए, दोनों पूछा है। तो यहाँ आपको कुल बिक्री दिया है, फिर उधार बिक्री दिया है, प्रारंभिक देनदार है, प्रारंभिक लेनी हुंडी है, प्रारंभिक लेनदार है और अंतिम देनदार है, अंतिम लेनी हुंडी है और अंतिम लेनदार है। इतनी माहिती आपको इसमें दिया है और इसके ऊपर से आपको गणना करना है। तो अब इसको सूत्र का उपयोग करेंगे इसके अंदर हम। देखिए जरा, बहुत सरल ये भी है। और यहाँ पर आपको दिया है कि वर्ष में 360 दिन ध्यान में लेना है। तो सबसे पहले देखिए औसत व्यापारी लेना निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उधार बिक्री दिया है, उधार बिक्री है 3,65,000 इसमें दे रखा है। तो उधार बिक्री तो है, अपने को क्या चाहिए, औसत व्यापारी लेना चाहिए। औसत व्यापारी लेने का सूत्र देखिए, प्रारंभिक देनदार और प्रारंभिक लेनी हुंडी दोनों जोड़ दो, और प्लस अंतिम देनदार और अंतिम लेनी हुंडी जोड़ दो। फिर से प्रारंभिक देनदार और प्रारंभिक लेनी हुंडी को जोड़ो, फिर अंतिम देनदार और अंतिम लेनी हुंडी को जोड़ो, और इनको सबको जोड़ करके 2 का भाग दे दो। तो आपकी किताब में आपके प्रश्न में दिया है प्रारंभिक देनदार 70,000 है और प्रारंभिक लेनी हुंडी है 20,000, अंतिम देनदार है 50,000, अंतिम लेनी हुंडी है 6,000। और इस तरह से इनको प्लस करेंगे तो कुल आएगा 1,46,000 बटे में 2 करेंगे तो 73,000 आया। तो 73,000 रुपये क्या कहा जाएगा, औसत व्यापारी लेना कहा जाएगा। तो सूत्र में कीमत रख दो, उधार बिक्री है 365 और औसत व्यापारी लेना है 73,000। और अब इसके ऊपर से इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर जो रकम आएगी तो उसका आंसर होगा, ये दोनों को भाग देंगे तो 5 बार आएगा। तो यहाँ पर देनदार टर्नओवर कितने बार हुआ, 5 बार आया। अब आपको वसूली की अवधि पूछा है कि वसूली की अवधि भी ज्ञात करो, और वर्ष में कितना दिन बोला है, 360 दिन बोला है। तो सूत्र देखिए, अगर दिन में निकालना हो तो 360 बटे में देनदार परिवर्तन दर या देनदार टर्नओवर, फिर सप्ताह में निकालना हो तो 52 बटे में देनदार परिवर्तन दर, और अगर मास में निकालना हो तो 12 बटे में देनदार परिवर्तन दर। तो देनदार तो सब में 5 बार आया, तो सबके नीचे 5 कर देंगे। दिन में 360 है तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा इसके अंदर, 360 बटे में 5, 72 दिन आएगा। फिर महीने सप्ताह में निकालना हो तो 52 बटे में 5 यानी लगभग 10.4 सप्ताह आएगा, 10.4 सप्ताह। और उसी तरह से महीने में निकालना हो तो लगभग 2.4 मास। ये वसूली की अवधि हो गई।
इस तरह से आपका ये हो गया। और उसके बाद एक अंतिम प्रश्न है, उसमें आपको पूछा है लेनदार। तो लेनदार टर्नओवर या लेनदार चलन दर, जैसे देनदार वैसे लेनदार का निकालना है। तो लेनदार टर्नओवर बराबर उधार खरीदी यहाँ हो जाएगा, बटे में औसत व्यापारी देना हो जाएगा, बराबर। तो सवाल के अंदर आपको यहाँ पर प्रश्न में सब माहिती दे दिया हुआ। देखिए, प्रारंभिक बाकिया यानी प्रारंभिक लेनदार, प्रारंभिक देनी हुंडी, लेनी हुंडी, देनदार, अपने काम का ले लेने का, बाकी छोड़ देने का। अंतिम में अंतिम लेनदार है, अंतिम देनी हुंडी है, फिर लेनी हुंडी देनदार है, फिर उधार बिक्री है, रोकड़ बिक्री है, फिर कुल बिक्री है, और कुल खरीदी है, रोकड़ खरीदी है। इतनी माहिती दिया है। यानी आप चाहें तो इसके ऊपर से आप देनदार भी निकाल सकते हैं टर्नओवर, और लेनदार भी। लेकिन आपको पूछा गया है कि लेनदार टर्नओवर पूछा है खाली। यहाँ भी आपको 360 दिन गिनना है महीने वर्ष के। तो आप इसकी गणना ले लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर व्यापारी देना निकालेंगे। व्यापारी देना बराबर होता है प्रारंभिक लेनदार और देनी हुंडी, अंतिम लेनदार और देनी हुंडी, और बटे में 2। तो ये रकम आपको दिया हुआ, तो ये हमने निकाला 60,000 आया। देखिए यहाँ पर औसत व्यापारी देना आया 60,000। फिर उधार बिक्री निकाल लेंगे, उधार खरीदी निकालेंगे। तो कुल खरीदी में से रोकड़ खरीदी निकाल दो। तो कुल खरीदी में से रोकड़ खरीदी निकालेंगे तो 6 लाख में 240 यानी कितना, 3,60,000। तो 3,60,000 हुआ। और अब इसको सूत्र में कीमत रख के और इसको हल करेंगे तो यहाँ पर रकम प्राप्त होगी अपने को, और वो रकम आएगी भाग देने पर 6 बार। और फिर उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद भुगतान की अवधि निकालेंगे। तो उसी तरह से दिन में है तो 360 बटे लेनदार परिवर्तन दर, सप्ताह में है तो 52 बटे लेनदार परिवर्तन दर, मास में है तो 12 बटे। ठीक, तो ये हमने कीमत निकाला। 360 बटे में 6, 60 दिन आया। फिर 52 में लेनदार परिवर्तन 52 बटे में 6, तो आया कितना, 8.67 सप्ताह, और 12 बटे में 6 तो आया 2 मास। इस तरह से आपका ये सारा प्रश्न कंप्लीट होता है और यहाँ पर आपका ये स्वाध्याय पूरा होता है। धन्यवाद।